हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज मेन स्टडी के अंदर हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी जो आपने लोगों के बारे में सुना होगा न्यूज़पेपर्स कटिंग में या फिर न्यूज़ चैनल्स पे आपने सुना होगा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके बारे में। और पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, जिसके अंदर सेम सेक्स मैरिज के बारे में भी बात की जा रही थी। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है या फिर क्या क्या उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं और उसके अंदर क्या क्या कमियां हमें अभी भी देखने को मिल रही हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैरिज अंडर एंड एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो है उसके तहत विवाह की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है और प्रावधानों का भी परीक्षण करना है। क्या क्या उसमें कमियां हैं उसके बारे में भी जिक्र जो है हमें करना है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये आपका आया था 1954 के अंदर। स्पेशल मैरिज एक्ट एक्चुअली में क्या है, देखिए, जब कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, गांव में कहीं पर भी शादी होती है तो वो शादी होती है रिलीजियसली, मतलब धार्मिक तौर पर जो रीति रिवाज बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली शादी जो होती है वो करवाई जाती है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि नॉर्मली जो शादियां हो रही है, अरेंज मैरिज आप मान लीजिए, इवन लव मैरिज भी आप मान लीजिए, अगर सेम कास्ट में सेम रिलीजन में हो रही है तो उसमें कोई दिक्कतें देखने को हमें ज्यादा नहीं मिलती हैं, वो इजीली शादियां हो जाती हैं और वो धार्मिक तौर पर ही होती हैं। बट इन केस आप मान के चलिए कि अगर दो डिफरेंट रिलीजन के पर्सन हैं, लड़का और लड़की अलग अलग धर्म के हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो उस केस में अब दोनों का धर्म अलग है तो दोनों के धर्म में सेम धर्म के जो लोग हैं उनको अलाउ किया जाता है। मान लीजिए हिंदू धर्म के जो लड़का लड़की हैं उनकी शादी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली हो सकती है, मुस्लिम धर्म के मुस्लिम के हिसाब से हो सकती हैं। लेकिन अगर दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं तो उस केस में वो जो शादी होगी वो शादी आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंगली होगी। ये तो धर्म का एग्जाम्पल था। इसके अलावा अगर जाति की मैं बात करूं तो जाति के आधार पर अलग अलग जातियां हैं तो उस केस में भी अगर शादी जो है वो करवाई जाएगी तो वो आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर करवाई जाएगी। इस स्पेशल मैरिज एक्ट का जो ये आया था एक्ट, इसका मेन पर्पस ही यही था कि वो सब शादियां जो कि किसी एक धर्म से संबंधित लोगों के ऊपर नहीं है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, तो उन लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तौर पर उनकी शादी को जो लीगल बनाने के लिए, कानूनी तौर पर भी उसे लीगल बनाने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लाया गया था। अब हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं। तो देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट इन इंडिया इज अ लॉ दैट अलाउज फॉर सिविल मैरिज बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन एंड द कास्ट। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोगों के बीच में शादी को एक न्यायिक जामा पहनाने के लिए ये आपका जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वो लाया गया। इट प्रोवाइड अ मीन्स फॉर इंडिविजुअल टू रजिस्टर देयर मैरिजेस एंड प्रोटेक्ट देयर राइट एज अ कपल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। कि ये जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, लड़का लड़की है, पति पत्नी है, उनकी या फिर कपल्स जो हैं, उनकी जो राइट्स हैं जो उनको मिलनी चाहिए, जो कि संविधान अलाउ करता है, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है 1954। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट काम किस तरह से करता है। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं जब भी कोई पर्सन इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करना चाहे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दो धर्मों के, एक अलग अलग धर्मों के लड़का लड़की जो है, आप किसी भी तरह से मान सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट धर्म के लड़का लड़की हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें करना क्या होगा, क्योंकि उनके धर्म के हिसाब से तो अलाउ नहीं किया जा रहा है, धार्मिक तौर पे तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा जो रीति रिवाज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर संवैधानिक तौर पर वो शादी कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस होगा कि इंटीमेशन होगी ऑफ द मैरिज टू द मैरिज रजिस्ट्रार। देखिए, मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं कोर्ट्स में, आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर एक इंटीमेशन जो होगी, इंटीमेशन मतलब कि वो जो जोड़ा होगा, पति पत्नी या फिर जो शादी करने वाले हैं, वो मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और शादी करने की जो इच्छा है अपनी उसको लिखित में लिख कर देंगे, व्यक्त करेंगे कि हम शादी करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो इंटीमेशन मैरिज रजिस्ट्रार को दी गई, उसके बाद लगभग 30 डेज का टाइम पीरियड जो है वेटिंग का है
कि मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते कि कोर्ट में गए और जाते ही शादी कर ली, ऐसा आपको मूवीज में दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो वहां पर क्या होगा, 30 डेज का इंटीमेशन टाइम पीरियड देना पड़ेगा, 30 दिन का। और 30 दिन के बाद 30 दिन का टाइम पीरियड भी इसीलिए क्योंकि 30 दिन के लिए जो क्या है, मैरिज रजिस्ट्रार जो है या फिर मैरिज रजिस्ट्री जो ऑफिस है उसके बाहर एक नोटिस डिस्प्ले किया जाएगा, जिसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि भाई ये लड़का लड़की जो है वो शादी करना चाहते हैं, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकता है। तो वो 30 डेज का जो टाइम पीरियड है वो ऑब्जेक्शन के लिए है। पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस एट द मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस, इन 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शंस जो होंगे वो लिए जाएंगे या फिर जो डिसीजन है वो मैरिज का लिया जाएगा। ऑब्जेक्शंस अगर कोई रेज करता है तो वो सुने जाएंगे और उसके बाद जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। मान लीजिए 30 डेज आपके बीत जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया या फिर जो भी आया उन चीजों को सॉल्व कर लिया गया, तो आफ्टर 30 डेज क्या है, जो मैरिज है वो परमिट कर दी जाएगी कि अब शादी की जा सकती है। उसके बाद एक मैरिज ऑफिशिएट जो है ऑफिसर ऑफिशिएट किया जाएगा शादी करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेरेमनी होगी और साथ में उसके बाद क्या है, मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट कोई प्रूफ नहीं है कि शादी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वही मैजिस्ट्रेट के द्वारा, जो मैरिज वाला है उनके द्वारा, उस ऑफिस के द्वारा। उसके बाद जो कपल है वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे सोसाइटी के अंदर एज अ मैरिड कपल, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस जो है फॉलो किया जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज अगर देखें, बोल्स्टर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी राइट टू इक्वल मैरिज एज सपोर्टेड बाय आर्टिकल 21 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 लाइफ बात करता है आपकी जीने के अधिकार के बारे में, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, राइट टू लाइफ। उसके बाद अगर बात करें 15 की, तो 14 से लेकर 18 सारे आर्टिकल आपके किसके ऊपर है, इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, ये इंडिविजुअल जो है उनके अधिकारों को बचा के रखता है। कौन से अधिकारों को, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 15, ठीक है, इक्वालिटीज। तो इक्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, उनको अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने को जो है उसका अधिकार दिया जा रहा है। तो ये जो ये जो आपका एक्ट है 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट, ये दो चीजें यहां पर कर रहा है। उसके अलावा बात करें, प्रमोट करता है सेक्युलरिज्म को। किस तरह से, दो अलग धर्मों के लोग हैं वो शादी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सेक्युलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट कर रहे हो। और कौन कर रहा है, हमारा देश कर रहा है, संविधान कर रहा है, क्योंकि संविधान के अंदर मेंशन है सेक्युलरिज्म। हमारा जो प्रेम्बल है उसी के अंदर साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि इंडिया जो होगा वो सेक्युलर स्टेट होगा। तो वो सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आर्टिकल 25 एंड द 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन 25 से 28 आपके रिलीजन के ऊपर है, तो उसी में आर्टिकल 25 जो है वो बात कर रहा है और 14 आपका जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें, ये क्या करता है, प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन रिलीजियस मीन ऑफ द फॉर द कपल टू गेट मैरिड विदाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी। अब देखिए, हो तो ऐसा भी सकता है कि जो कपल्स हैं अगर वो डिफरेंट रिलीजन के हैं तो वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंगली शादी करें, लेकिन दो बात करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम है, सिख है, तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से उन्हें शादी करनी पड़ेगी। तो उन कॉम्प्लिकेशन से भी बचाने का काम करता है ये 1954 वाला जो स्पेशल मैरिज एक्ट है। जैसे कि रूलिंग दी गई थी 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, ये आई थी आपकी मैरिज को लेकर, ठीक है। तो उसके अंदर यही बात की गई थी कि अगर जैसे आपकी डिफरेंट जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, अगर उसके अकॉर्डिंगली भी शादी ना करना चाहे तो ये आपकी शादी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा, ये एक आपको लीगैलिटी जो है प्रोवाइड करेंगे। कानून के हिसाब से आपकी जो शादी होगी वो मान्य होगी, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट भी इशू हो रहा है। तो अगर आप मान लीजिए धार्मिक तौर पे शादी ना भी करें, मान लीजिए कोई हिंदू है और मुस्लिम है, उनकी शादी हो रही है और वो उन्होंने धर्म के हिसाब से शादी नहीं भी की, मतलब वो 7 फेरे और जो भी दूसरा होता है उसके हिसाब से शादी ना भी की, तो भी इस 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर आपको एज ए कपल ट्रीट किया जाएगा कानून के द्वारा। उसके बाद है गिव्स मैरिज दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लीगल रिकॉग्निशन। इसका मतलब ये है कि ये उन मैरिजेस के लिए भी अच्छा है जहां पर
जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो शादी को मानने से इनकार कर देती हैं। ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर ऐसा ही है, अगर दो डिफरेंट धर्मों के लोग शादी करते हैं तो पर्टिकुलर जो भी रिलीजन के लोग हैं उनके उनके धर्म की ऑर्गेनाइजेशन उनको शादियों को मानने से मना कर देती हैं। वो मना कर सकते हैं, बट उनकी मना करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर हुई है तो उससे उसको एक लीगल दर्जा मिल जाएगा, और जो ये आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है इनके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एंश्योर द राइट दैट राइट्स आर द प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड केस ऑफ द डिस्प्यूट और सेपरेशन। कि अगर ये जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इसके अंदर अगर शादी होती है तो इसमें जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट की जाती हैं इंडिविजुअल्स की, चाहे वो किसी भी कास्ट से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, और इवन अगर आपका डिस्प्यूट भी होता है बाद में, सेपरेशन जो होती है, तो उस टाइम पर भी ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है आपकी जो भी शादी होगी उसको एक वैलिड जो रास्ता है वो प्रोवाइड करेगा, या फिर लीगल जो रास्ता है प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बात करें प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द फोर्स्ड मैरिज, प्रोवाइडेड अ लीगल रेमेडी इन द सर्कमस्टांसेस एज सपोर्टेड बाय द जुडिशरी इन 2006 लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी डिसीजन। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, ये फोर्स मैरिज को भी रोकने का काम करता है। ये जो केस है 2006 का लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। एक्चुअली में केस ये था कि एक जो पिटिशनर थी वो अपनी शादी कर लेती हैं किसी लड़के से, और उनकी जो शादी है वो उनके फैमिली वालों को मंजूर नहीं थी, भाई को मंजूर नहीं थी। तो इसकी वजह से जो लड़की के फैमिली वाले थे उन्होंने अपनी लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट करवाई, और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों ने जो ये लड़के के तरफ के जो लोग थे, लड़के की फैमिली के लोग थे, उनको अरेस्ट कर लिया बिकॉज ऑफ दी जो FIR करवाई गई थी मिसिंग रिपोर्ट की। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये जो पिटिशनर थी ये ऑलरेडी आपकी लीगल एज से ऊपर थी, ये आपकी 25-27 ईयर के अराउंड इनकी एज थी। तो अगर देखा जाए तो ये एज तो कोई भी अपनी विलफुली डिसीजन ले सकता है शादी का। और उसके बाद फिर ये जो केस जो है आपका कोर्ट के अंदर गया, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्योंकि जो पिटिशनर है उनकी लीगल एज है और अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, और अपनी मर्जी से शादी की है, इस वजह से जो उनके हस्बैंड है या उनके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उनको जो गलत अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ना पड़ेगा। और यही चीज थी जो ये डिसीजन बता रहा है हमें कि फोर्स मैरिज को रोकने का काम करती है, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली स्पेशल एक्ट 1954 के अकॉर्डिंगली, तो अब कोई जुर्म तो नहीं किया है, दोनों लीगल एज के हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये जो आपकी फोर्स्ड मैरिज है, जबरदस्ती जो शादियां करवाई जा रही हैं, उनके खिलाफ भी एक अहम चीज नजर आती है। उसके अलावा प्रोवाइड्स कपल विद अ चांस टू अडॉप्ट किड्स, गिविंग नीडी किड्स अ होम एज सपोर्टेड बाय द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। कि अगर मान लीजिए दो कपल शादी कर लेते हैं तो हमारा जो जुवेनाइल प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 वाला, उसमें कोई भी जो बच्चा है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, बट शर्त ये है कि कपल होना चाहिए। और कपल कब होगा? जब उनकी शादी होगी। और शादी रिकॉग्नाइज कैसे होगी? अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो एक ये भी अच्छी चीज है कि कपल शादी कर लेते हैं इस एक्ट के अंदर, तो उसके बाद वो एज लीगल जो कपल है वो माने जाएंगे, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो बच्चे भी जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ से फायदा होगा, बच्चों को भी घर मिल जाएगा और उनकी शादी जो है वो भी एक लीगल उसको फ्रेमवर्क के अंदर वो डाल दी जाएगी। अब इसके अंदर इश्यूज और चैलेंजेस क्या है? पहली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 30 डेज का जो नोटिस पीरियड है वो देखने को मिलता है। तो जो लेंथी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये काफी कॉम्प्लेक्सिटीज जो लेके आता है कपल्स के बीच में, क्योंकि हर कोई कानून की जो दांव पेच होता है उनसे उनका जानकार नहीं होता है, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो जरूर देखने को मिलती हैं। उसी के साथ अगर बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, ऑब्जेक्शन टू अ मैरिज नोटिस में बी इशूड व्हिच में बी सब्जेक्ट टू द कपल ऑफ टू द हरासमेंट। अब मान लीजिए मैरिज रजिस्ट्रार के पास गए, वहां पे आपने इंटिमेटेशन दिया कि हम शादी करना चाहते हैं, 30 दिन का नोटिस पीरियड लगाया गया। अब 30 दिन के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो जैसे ही पता लगेगा तो उसके बाद 30 दिन के अंदर तो काफी कुछ हो सकता है, कपल्स को हरास किया जाएगा, कई केसेस में मर्डर भी हो जाते हैं। तो ये चीज एक प्रॉब्लम वाली जो समस्या हमें नजर आती है इस एक्ट के अंदर। उसके अलावा बात करें
फॉलोइंग द स्टेप्स आउटलाइंड इन द सेक्शन 16 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, कपल में एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल इश्यूज इफ मैरिज सर्टिफिकेट आर डिलेड। अब देखिए सेक्शन 16 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके अंदर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है मैरिज का, बट अगर मान लीजिए वो सर्टिफिकेट इशू होने में वक्त लग जाता है, तो उस केस में आपकी जो मैरिज है, जब तक वो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, जब तक वो मिलेगा नहीं, प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तब तक वो एज अ लीगल मैरिज जो है वो नहीं मानी जाएगी। तो एक वो इशू देखने को मिलता है, जितना ज्यादा सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट की वैल्यू है, तो जितना ज्यादा सर्टिफिकेट लेट होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद है इस एक्ट के अंदर लैक ऑफ द पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को पता ही नहीं है इस एक्ट के बारे में, तो उसकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा एक्ट है उसकी एडवांटेजेस के बारे में नहीं पता है, तो इस एक्ट का यूज भी नहीं हो पाता है, पब्लिक को जो नॉलेज है वो कम है। उसके अलावा अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वेरियस स्टेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड द लॉ इनकंसिस्टेंटली, कि इनकंसिस्टेंटली जो आपका ये लॉ है इसको लागू किया गया है, ढंग से लागू नहीं करते हैं जिस स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं। ये रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। लैक ऑफ द प्रोविजन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट ऑफ द सेम सेक्स वेडिंग, कि अब देखिए ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट था इसमें हमने बात किया कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं वो शादी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जेंडर की बात नहीं की गई कि सेम सेक्स के, अगर जैसे कि अभी ये मुद्दा काफी ज्यादा उठा हुआ है कि सेम सेक्स अगर मैरिज करना चाहे लोग, तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। लड़का लड़की होने चाहिए, दैट इज क्लियर। रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कास्ट डिफरेंट हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन सेम सेक्स मैरिज यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर नहीं दिया गया है। तो उन लोगों को काफी जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। The Committee on the Status of Women in India 1975 states that families and societies can harass, discriminate against the couple. Obviously, अगर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग शादी करेंगे तो उनको सर्टिफिकेशन मिल गया, शादी होगी, दैट इज ओके, बट जब वो आफ्टर शादी के बाद कपल कहीं पर रहेंगे, कुछ भी होगा, तो वहां पे उनकी हरासमेंट जो होती है वो देखने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उनके साथ वो हमें देखने को मिलता है। इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज कंटिन्यू टू फेस दी सोशल स्टिग्मा, कि जो इंटरफेथ और इंटरकास्ट जो मैरिज होती है उसके अंदर जो कपल्स होते हैं उनको एज अ कलंक देखा जाता है उनकी कास्ट में या रिलीजन के अंदर। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इसके साथ हमें एसोसिएट देखने को मिलती हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के साथ। आगे अगर बात करें, thus there should be more simplification of the process under act. Further awareness raising attempts should be made to popularize the act and its provision to promote a spirit of secularism and the fraternity among the masses. अब इसमें करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो ये जो एक्ट है इसका प्रोसेस थोड़ा सिंपल बनाया जाए, उसके साथ साथ जो लोग हैं उनको इस चीज के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा इसके लिए ओपन रखा जाए ताकि वो इन कपल्स को सोसाइटी के अंदर इजीली एक्सेप्ट कर पाए, भाईचारे की भावना जो है उसको बढ़ाया जाए। तो ये सब चीजें क्या होगा, और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है उसको भी बढ़ाया जाए, तो उसके बाद ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसका काफी अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। आगे अगर बात करें यूपीएससी 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया एनसीईआरटी का, जो कि 2999 में है। इसके अंदर आपको 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। अगर आप इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा और हमारी वेबसाइट भी है जो कि गोयला क्लासेस के नाम से ही, आप वहां पर जा सकते हैं और वहां पर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।